करना डिबेट में बोलने दीजिए मोदी मोदी। यहाँ एक इतने समझदार नहीं है कि ना लड़े आपस में। नहीं समझदार तो मेरे को वो इतने समझदार नहीं है कि आपस में। समझदार हैं, लेकिन आप जिस तरह से काउंटर ब्लास्ट कर रहे हो उनको आप मत करो। वो अपने आप बोल रहे हैं, आप मत करो काउंटर ब्लास्ट। दिल्ली चुनावों की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, लगातार गारंटीज पर गारंटीज देती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी गारंटी मीडिया कर्मी और साथ ही वकीलों को बीजेपी ने दी है, जहां पर 10 लाख के बीमे की बात की है। हालांकि देखा जाए तो अब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं दी गई जहां मीडिया कर्मियों या फिर वकीलों का नाम लिया गया हो। इस समय मैं साकेत कोर्ट के लॉवर्स ब्लॉक में मौजूद हूं। यहां पर कुछ वकील हमारे साथ हैं, उनकी राय यहां पर जानेंगे कि इस दिल्ली चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं और इन गारंटियों पर कितना विश्वास वो दिखाते हुए नजर आते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। हमारे मनोज जी जो है क्या आपको लगता है ये दिल्ली चुनावों में जो गारंटियां बीजेपी कर रही है, फिर बीजेपी ने सबसे मेन मीडिया कर्मी और साथ ही साथ वकीलों के लिए कहा है, इसमें आपको लगता है कि कितना ये फिट बैठेगा और कितना ठीक है आप लोगों के लिए? देखो, एक बात मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। कई स्टेट्स में उन्होंने जो घोषणा की है, कई वेलफेयर की स्कीम उनकी जो उन्होंने घोषणा की है वो लागू हैं। यहाँ भी जो चुनाव होता है, 10 साल से चुनाव हो रहा है, केजरीवाल जी सत्ता में हैं, तमाम उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की थी, कुछ लागू की थी। बीजेपी ने इस बार उनसे बढ़ के कुछ घोषणा की हैं। तो जनता अगर कल्याणकारी योजनाओं को लेके अगर मान लीजिए वोट देती है तो इस बार जो कंटेस्ट रहेगा बहुत टफ रहेगा और जनता में आप जाएंगे तो कुछ पता नहीं लग पा रहा है। इस बार साइलेंट करंट है। तो क्या हरियाणा की तरह ये भी इस तरह के साइलेंट रहेंगे? बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वकीलों की जो आमतौर पर दिक्कतें होती हैं, वो आपने देखा कि आज तक ऐसी कोई घोषणा वकीलों को लेकर नहीं हुई। कई सारे विवाद उनके साथ जुड़े हुए हैं, कई सारी चीज़ जुड़ी हुई हैं। तो क्या जो वकीलों का वोट बैंक है उसको नहीं देखा जाता सीरियसली? क्या लगता है आपको? अब ये पॉलिटिकल पार्टीज को देखना है। वैसे वकील का जो वोट है वो बड़ा मायने रखता है सोसाइटी में। वकील ओपिनियन मेकर होता है। वकील अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो उसका एक मीनिंग होता है। तो अभी किस तरफ रुझान लग रहा है यहाँ पर, जहाँ जिस जगह हम मौजूद हैं वहाँ पे लोगों को क्या रुझान लग रहा है? मिक्स्ड है यहाँ, मिक्स है। मिक्स्ड है। तो आपने किस तरीके से 10 साल अगर आपसे मैं पूछूं जो आम आदमी पार्टी ने काम किए, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, नज़रिया अपना अपना है। जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिला है उन्हें सरकार अच्छी लगती है। जो मिडिल क्लास है, सारा बर्डन उसकी पॉकेट पे आता है। जो कल्याणकारी योजनाएं जो चला रखी हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ग को उसका बेनिफिट मिलता है, किसी पर्टिकुलर वर्ग को उसका नुकसान होता है। तो जिन्हें नुकसान होता है उन्हें ये सरकार बिल्कुल सूट नहीं करती, जिन्हें फ़ायदा होता है उन्हें बिल्कुल सूट करती है। लेकिन जिन्हें फ़ायदा हो रहा है उन्हें भी सरकार ये भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आम आदमी पार्टी से कुछ ज़्यादा घोषणा की है वेलफेयर स्कीम्स की। तो इसलिए इलेक्शन काफ़ी कांटे का रहेगा और इंटरेस्टिंग है। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूँ। क्या वकीलों के तो ऐलान कर दिया, लेकिन क्या और भी उम्मीदें वो जो वकीलों के दल होते हैं या फिर कह लीजिए उनकी क्या उम्मीदें और भी होती हैं पॉलिटिकल पार्टी से कि उन पर भी क्या ध्यान दिया जाए? ये देखिए, ऐसा है, जो मेडिकल स्कीम थी केजरीवाल जी की, उसका बेनिफिट दिल्ली के सभी वकीलों को नहीं मिल रहा था। जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस वर्षों वर्ष से और 2-2, 3-3 पीढ़ी से दिल्ली में कर रहे हैं, उस मेडिकल स्कीम का उनको फ़ायदा नहीं होता था। और दिल्ली में आयुष्मान भारत जैसी योजना को केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया। इसके कारण से क्या था, ये एक वकील का बहुत बड़ा वर्ग, लगभग 2/3 वर्ग उस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाता था। लेकिन अब मोदी जी की जो सरकार ने जो योजनाओं को किया है वो अक्रॉस द बॉर्डर किया है कि जो दिल्ली में रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं वो चाहे फिर कहीं भी रहते हैं, चाहे वो हरियाणा रहते हैं, उत्तर प्रदेश रहते हैं, उन सबको उसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से वो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियरी है और हमें लगता है कि भाई हम ऐसी सरकार को चुनें जो पूर्णतः हमारे समर्थन में, हमारे विषय में सोचती है। अभी आजकल हम देखते हैं कि लोग होते हैं, सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं तो एक हमारे यहाँ पर जो कहना है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो लॉ कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे इस तरीके को इस चीज़ से लेते हैं। तो क्या ये लोग भी जो हैं क्या ये एक चीज़ भी काट रहे हैं यहाँ पर, एक लॉ का मजाक एक तरीके से उड़ाते हैं कि चलो कुछ नहीं तो यहाँ लॉ कर लिया जाए, या फिर ऐसी कोर्ट के आर पार हम देखते हैं ऐसे कई लोग घूमते हैं? नहीं, देखिए, इसमें ना अभी तो बहुत सुधार हुआ है। एक्चुअली आप ये देखेंगे कि IITians बनने से ज़्यादा लोग क्लैट क्लियर करके NLU जाना पसंद करते हैं। नए बच्चे आ रहे हैं, वो बहुत प्रतिभावान हैं। और पहले के मुकाबले अब क्या हुआ है कि कोर्ट के अंदर जजेस के पास उनको इंटर्नशिप मिलती है, तो दे आर वेल ट्रेंड।
और एक अच्छा वकील जब आता है यहाँ पे तो वो जिस प्रकार से काम करता है वो एक अनोखा जो है मानदंड स्थापित करता है। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो मुझे लगता है कि अब तो बहुत सुधार हुआ है इस चीज़ में। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी कर लेता है, जो कोई भी कर लेता है फिर तो वो आपने जैसा बताया वैसा ही है। लेकिन जो अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो NLU जाते हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, 5-5 साल 10-10 साल समय लगाते हैं, विशेषज्ञ बनते हैं। फिर जो लॉ इवॉल्व करने का जो दूसरा प्रोसेस है जो कोर्ट रूम के बाहर है, जो थिंक टैंक्स बनते हैं, वहाँ भी वो बच्चे काम कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से देखें तो नहीं, अब ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा स्टफ़ इसमें आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हैं इन चुनावों के बारे में, और साथ ही साथ जो वकीलों के साथ व्यवहार होते हैं या फिर जो ऐलान होते हैं, क्या वो पिछली सरकार ने किए अकम्प्लिश जो पहले ऐलान किए थे, और अब जो ऐलान बीजेपी ने किया है उस पर कितना विश्वास है? देखिए, हर बार जो है विधानसभा के लिए कुछ ना कुछ फ्रीबीज बांटी जाती है, लेकिन वो चुनाव के बाद कितना इम्प्लीमेंट हो पाए ये उनका जो है देखना पड़ता है कि पार्टी टू पार्टी वेरी करता है। इस बार हम लोग भी देखते हैं कई फ्रीबीज बांटी गई है। अगर केजरीवाल जी 2000 दे रहे हैं तो कोई 2500 दे रहा है, कोई उससे भी ज़्यादा देने की बात करता है। लेकिन धरातल पर कितना काम हो पाता है, कितनी स्ट्रांगली बात कर पाते हैं, वो बात देखी जाएगी इलेक्शन के बाद, जब पॉलिसीज़ बनेगी, सरकार बनेगी। फिलहाल जैसे सर ने कहा कि वकीलों के लिए जो स्टैंडर्ड जो BCI ने और AIB का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है लॉयर्स के लिए, तो वो काफ़ी स्टैंडर्ड जो अप हो गया है, जिससे क्या है क्वालिटी के जो है वकील जो है अपने यहाँ पर प्रैक्टिस करें, लिटिगेशन फील्ड में आ रहे हैं। जो आप कह रहे थे कि जो हर कोई लॉयर्स कर लेता है लॉ करने के बाद, वो अब उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, तो वो धीरे धीरे प्रोसेस लाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि भविष्य में उसका लाभ ज़रूर मिलेगा कोर्ट को भी और लिटिगेशन प्रोसेस में भी। क्योंकि हमने देखे हैं कि लोग बस कर लेते हैं, लॉ कर लेते हैं, फिर उनको केसेस अगर दिए जाते हैं, हमने कई केसेस में देखा है कि वकील को सही जानकारी नहीं, केस इस तरीके से कुछ लोग पीड़ित परेशान उसमें हो रहे हैं। देखिए, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस में समय तो लगता ही है। एक नया वकील जो न्यू इंटर्न बन रहा है या न्यू लॉ में आ रहा है, ही और शी शुड हैव अ गुड सपोर्ट, और ये सपोर्ट अच्छे सीनियर लॉयर ही दे पाएंगे या जजेस दे पाएंगे। तो इसके लिए भी उनको विचार करना पड़ेगा। काफ़ी प्रोसेस हमारा बार भी कर रहा है, इसके लिए काफ़ी कोशिशें कर रहा है। तो देखते हैं कि भविष्य में क्या योजनाएं वो बना रहे हैं नए वकीलों के लिए, कि मिनिमम कुछ स्टाइपेंड ऑफर कर सके उनके लिए, ताकि जो स्ट्रगलिंग लॉयर्स हैं जो नई फील्ड में आ रहे हैं, मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं स्ट्रगलिंग पीरियड को ही में ही लॉ को छोड़ भी देते हैं, और जो बचे रह जाते हैं वो इफ़ एंड बट होते होते काफ़ी समय परेशान भी रहते हैं। तो उसके लिए काफ़ी सारी जो है बातें चल रही है बार में भी। तो होपफुली जो है अगले 2-3 वर्षों में इस पे भी काम हो जाए। हाँ जी सर, क्या लग रहा है आपको, दिल्ली के चुनावों का माहौल क्या लग रहा है, और इन गारंटीज़ पर कितना विश्वास है? देखिए, गारंटीज़ तो जब भी कोई पार्टी आती है, हम पिछले काफ़ी वर्षों से देखते आ रहे हैं, गारंटी आती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होता है। हमेशा जो वोटर है वो ठगा जाता है लॉलीपॉप के नाम पर कि ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जब कोई सरकार चुन के आती है तो उसके बाद वो सारे वादे ज़ीरो हो जाते हैं। हमारी बहुत दिनों से मांग चल रही है वकीलों की, पूरे देश के वकीलों की चल रही है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। आज तक कोई भी सरकारें बन रही हैं और बनी भी हैं, इस पर किसी ने कोई काम नहीं किया है, जिससे वकील बरादरी पूरी हताश है। ये एक थोड़ा आप हमारी जनता को समझाएंगे किस तरीके से? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल वकीलों के खिलाफ बहुत ज़्यादा, कहीं अभी कर्नाटका का आपने वीडियो आई थी, इसमें एक को गोली मार दी गई थी वकील साहब को, और यहाँ भी कई बार झगड़े होते हैं, वकील साहब कोई एक्शन ही नहीं होता कि हम लोग जो काम कर रहे हैं या क्रिमिनल्स का काम कर रहे हैं, होता है दूसरी जो पार्टी है वो हमसे नाराज़ रहती है, तो ऐसे में वो हम पर हमला कर देती है। डर का माहौल रहता है, माहौल रहता है हमारे लिए भी, हमारे परिवार वाले भी डरते हैं। लेकिन उसके लिए हमने कई बार आवाज़ उठाई है, संसद तक भी आवाज़ पहुंचाई है, अपनी एप्लीकेशंस लगा चुके हैं सभी जगह, लेकिन इस पर कोई पार्टी काम नहीं कर रही। हमें लगता है कि ये सब जुमले होते हैं, जो वकीलों के हित में काम करेगा वकील उसको वोट करेगा। और जो पिछली सरकार ने मेडिकल को लेकर वकीलों की जो घोषणा की थी, और अब जो ये घोषणा हुई है, ये जो पहले जो काम हुआ उसमें कुछ पहले तो आप बताइए। हाँ, पहले जो घोषणा की गई है वो धरातल पर उतरी है, ऐसा नहीं है, लोगों ने उसका बेनिफिट भी लिया है और आज भी वो कंटिन्यू है, काफ़ी वकीलों को उससे सहायता मिली है। तो ये नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ है। उन्होंने जो वादा किया था वो वकीलों के लिए तो पूरा किया। मेडिक्लेम पॉलिसी है या आफ्टर डेथ पॉलिसी है, उसमें लोगों को पैसा मिला है। हाँ जी सर, क्या ये बस गारंटीज ही बहुत हैं कि कुछ और भी वकीलों के मुद्दे हैं? वकीलों के मुद्दे, ये गारंटी पे अगर कोई भी सरकार आती है तो वो सरकार जो है निकम्मी मानी जाती है, क्योंकि शिक्षा का स्तर के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि उससे देखा जाता है कि उस स्टेट की शिक्षा स्तर कितनी गिरी हुई है, उस स्टेट की एम्प्लॉयमेंट कितनी गिरी हुई है। अगर हम रेवड़ी बांट बांट करके वो उस सरकार को ले आते हैं
किसी भी सरकार को, चाहे कोई भी सरकार हो, तो उससे उस स्टेट का ये पता चलता है कि उसमें कितना अशिक्षित लोग हैं, कितने अशिक्षित लोग उस स्टेट में रह रहे हैं और कितने बेरोजगार लोग रह रहे हैं। तो रेवड़ी अगर कोई भी सरकार अगर देती है तो उस सरकार को चुनना ही नहीं चाहिए, मेरा अपना मानना है। बाकी रह गई कि वकीलों की बात, अगर हम रोजगार पैदा कर देंगे वकीलों के लिए भी, सबके लिए, तो हमारे लिए क्या मैंडेटरी है कि कोई भी चीज़ हमें फ्री चाहिए? फ्री उसको चाहिए होता है जो अशिक्षित होते हैं और जो इस तरह का रोजगार जिनके पास नहीं होता है। बस हमारा यही कहना है, मेरा मुद्दा है। क्या बड़ी मांग वकीलों की यहाँ पे रहती है? गारंटीज तो सरकार ने लागू कर दी, नहीं तो चुनावों में गारंटीज लागू कर दी पार्टियों ने, लेकिन उनकी उम्मीदें क्या हैं कि क्या बस ये बीमा ही बहुत है या फिर और भी चीज़ें चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं वकीलों की, तो बहुत सारी डिमांड है हम लोगों के पास। अभी यहाँ पे चैम्बर्स नहीं है, एडवोकेट एक्ट हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, एडवोकेट की सुरक्षा के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाए जा रहे हैं। एडवोकेट जो अभी नए हमारे लॉयर भाई आते हैं, जैसे सरोज जी ने अभी कहा कि उनको कोई स्टाइपेंड या कोई ऐसा इनिशियल अमाउंट उनको दिया जाना चाहिए ताकि उनको सिक्योर फील हो। बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं कि उन्हें अपने फैमिली में जो है पैसा भी देना होता है, सपोर्ट करना होता है फैमिली को, बट दे डू नॉट हैव द इनिशियल स्टेज पे किसी को भी प्रैक्टिस नहीं मिलती है, तो उसको कुछ ऐसा अमाउंट 2 साल 3 साल के लिए दे दिया जाए तो वो ठीक रहे। तो वो सब चीज़ें डिमांड हैं वकीलों की जो कि पूरी होनी चाहिए। एंड आई होप है कि प्राइवेट अंडर जो एडवोकेट है उनके यहाँ लगा हुआ है, वो तो जिम्मेदारी शायद से उनकी होगी जिनके वो अंडर वो लगे हुए हैं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता है कि हर वकील को कोई ना कोई लॉ एजेंसी मिल जाए या लॉ फर्म मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर आर सो मैनी लॉयर्स हु वांटेड टू डू द सेपरेट प्रैक्टिस। अब उनके लिए क्या है, उनके लिए भी तो कुछ ऐसा तो हो, एटलीस्ट उनका खर्चा चलता रहे, वो चलता रहे। नए लॉयर्स को 10-10, 20-20 साल बाद, मतलब इवन यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म ऑफ द चैम्बर्स। 5 साल 10 साल बाद आप एलिजिबल होते हो कि अब आप चैम्बर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हमें एटलीस्ट कोई बैठने की जगह दे दी जाए जो फ्रेशर्स हैं अपने, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर कितने वकील होंगे आपके हिसाब से कि जो बिना चैम्बर के होंगे? चैम्बर हैं कितने? 800 चैम्बर हैं हमारे पास केवल। वकील कितने यहाँ पे? वकील मेरे ख्याल 2,000 से ऊपर वकील हैं। हाँ, ऐसे तो हाँ 2,500 के प्रॉक्सिमिटी कार्ड बन गए। ऐसे तो अगर वोटर वाइज देखें ना 8,000 रजिस्ट्रेशन है। देखो वकील साहब ने बताया 8,000 रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर, और जो चैम्बर है 800 चैम्बर है, जिसमें कुछ अकेलो मिले हैं, कुछ को डबल मिले हैं। ठीक है, वकील ने 2 चैम्बर लिए। हाँ, एक वकील को 2 जगह मिला है, सीनियर को। हाँ सही है, ये 2 वकीलों को 1 चैम्बर और कुछ सीनियर वकीलों को सिंगल चैम्बर जो छोटे हैं। लेकिन अदर है सब एक दूसरे से मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो वहाँ प्लेस भी है, खाली प्लेस, वहाँ भी चैम्बर बन सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम है वकीलों को, मत जो है दर्द जो हमारे अंदर से जो उछल जाएगा वो बयान नहीं कर पाएंगे हम। बहुत दर्द है वकीलों को, बैठने की जगह नहीं है प्रॉपर। ठीक, कुछ इतना बस मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा ज़्यादा आगे में। कोई नहीं, आज हम इसलिए आए हैं, आप लोगों की बात ही जानने आए हैं। कोई नहीं, भाई वकीलों को चैम्बर बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे भाई ने कहा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल्कुल लागू होना चाहिए, ये सबसे हमारी प्योरिटी है। सेकंड थिंग, मैं किसी पार्टी से ज़्यादा बिलोंग नहीं करता, लेकिन हाँ एक बात तो है, केजरीवाल जी ने ये तो किया कि आज तक किसी वकील भाइयों को किसी ने नहीं पूछा था। उन्होंने हमारे लिए ये सुरक्षा बीमा जो भी दिया वो व्हाट्सएवर, और ये हमारी कॉमर्शियल राइट हम दे रहे थे उसमें, वो भी डोमेस्टिक की है। और बीजेपी जो ऐलान कर चुकी है, नहीं तो वो भी आएगी। वो तो देखो ऐसा है, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले तो सब यही कहते हैं कि आओ हम ताजमहल भी तुम्हारे नाम कर देंगे, और उसके बाद तो पानी का गिलास भी नहीं मिलेगा। ये सब रेवड़ी है। बिल्कुल सही बात है, पानी का कहकर पानी हमारे को साफ भी नहीं मिला है। ये हम भी दिल्ली में लोकल हूँ मैं यहाँ का, तो यहाँ पर का पानी ऐसा है जैसे खारा पानी, मतलब पानी पीने योग्य नहीं है, उसमें अमोनिया का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हाँ, क्या लगता है फिर आपको, ये जो 10 साल सरकार रही, अभी क्या बदलाव की लहर दिल्ली में लग रही है? बिल्कुल बदलाव की लहर है। करीब ओनली मोदी गवर्नमेंट ही इसको चेंज कर सकती है, और करीब करीब 38 से 45 सीटों की भाजपा लीड कर रही है इस इलेक्शन है। वकील उनके साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, करीब करीब 60% वकीलों का वोट भाजपा के लिए जाएगा। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे?
देखिए मूलतः सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम बेसिकली अपने सेल्फिश ना हो, हमने पूरे राष्ट्र का देखना चाहिए। और यह निश्चित रूप से मैं मान सकता हूँ कि राष्ट्र का ख्याल करने की जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट के अंदर स्टेमिना है और उनकी दृढ़ इच्छा है, और वो केजरीवाल एक बिल्कुल लिमिटेड क्षेत्र तक सिमटा हुआ है। लेकिन वही बीजेपी जब केंद्र में रही, उन्होंने वकीलों के लिए क्या करा? उन्होंने वकीलों एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर स्पष्ट कर दूं, वकील अपने आप में बहुत सक्षम है। वकीलों को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। यदि ये इंश्योरेंस भी नहीं कराया जाएगा तो बहुत बड़ी आफत नहीं आने वाली है। सारे वकील अपना इंश्योरेंस अपने आप परिवार का करा सकते हैं। और वकीलों की सक्षमता को इनको पंगु बनाने का काम मैं तो नहीं समझता कि इस तरह की जो रेवड़ी बांटी जा रही है वो किसी भी पार्टी की तरफ से हो, वो ठीक है। सिर्फ हमें राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर ही अपनी वोट को देना चाहिए। देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। जो अपनी पार्टी और इनको छोड़ करके भी देश के बारे में सोचता है उसी को वोट जाएगी। बहुत बढ़िया। और राष्ट्र के प्रति जिन लोगों का समर्पण है उन्हीं के लिए वोट जाएगी। हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं, हम अपने प्रोफेशन से प्रेम करते हैं, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है। पर हम अपने प्रोफेशन को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। हमारा प्रोफेशन नहीं, हमारा राष्ट्र प्रायोरिटी है। हम राष्ट्र को ही राष्ट्र के कारण से, क्योंकि राष्ट्र की भावना को अपने साथ रख रहा है वो नरेंद्र मोदी रख रहा है। जो वायदे करता है वो भी पूर्ण करता है। और देश के हर चीज़ का, देश की इकोनॉमी का मामला आए, चाहे देश की राष्ट्रभक्ति का मामला आए, चाइना के सामने खड़े होने का मामला आए, पाकिस्तान को उसकी क्या नाम है औकात दिखाने का मामला आए, उसकी मान में जाकर के उसको दहाड़ने का मामला आए, ये सारी चीज़ें वीरता के जो प्रतीक हैं नरेंद्र मोदी के, हम तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जो वीरता का प्रतीक है। जिस समय मैं नरेंद्र मोदी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं आकर के महाभारत के युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और जब मैं सोचता हूँ छत्रपति शिवाजी के बारे में, जिस समय विकट परिस्थितियों में छत्रपति शिवाजी ने मुगल जो अत्याचार कर रहे थे उनके सामने अपना खड़े होकर के अब योगदान दिया था, उसी तरह से मैं महाराणा प्रताप क्या नाम है छत्रपति शिवाजी, जितने भी राष्ट्रीय पुरुष रहे हैं हमारे यहाँ पर, उन सब का प्रतीक, उनकी छवि देखता हूँ मैं उनके अंदर। उसके कारण से निश्चित रूप से हमारे अधिकतर वकील नरेंद्र मोदी के साथ है। तो सर ये लग रहा है राजनीति अभी इसी तरफ जा रही है, बीजेपी की तरफ? जी भाई साहब, माहौल तो ऐसा ही बन रहा है, लेकिन फिर भी दिल्ली में काफ़ी कांटे की टक्कर रहेगी। हालांकि फ्रीबीज के खिलाफ तो हम भी है, क्योंकि हमारा देश कर्म पे विश्वास रखता है। तो अपने कर्म प्रधान देश होने के नाते अगर आप ऐसे ही फ्रीबीज बांटते रहेंगे तो व्यक्ति कर्म करने निकलेगा क्यों घर से बाहर। तो जो है इसलिए जो है ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि फ्रीबीज की टॉफियाँ ना बांटे, हर जगह पे व्यक्ति को कर्म करने की जो है की तरफ प्रेरित करे, बजाय इसके कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो वो चीज़ें जो है देश के लिए और क्षेत्र के लिए भी आगे भविष्य में खतरनाक रहेगी। अब की दफ़ा दिल्ली को शराब की नगरी बनने से बचाना है, ठीक है। अब शराब नहीं यहाँ पे मुफ्त बांटनी है। अब जो चाहिए दिल्ली के लोगों को रोजगार चाहिए, उन्हें फ्री बीज नहीं चाहिए, उन्हें फ्री पानी नहीं चाहिए, फ्री बिजली नहीं। का जो मामला था पूरा लेबर स्कीम जो था हुआ, तो क्या उसमें कैसी आप चीज, अगर आपने भी वो पढ़ी होगी वो चीजें, तो कैसी लगी? क्या उसको रोका जा सकता था? उसको इम्प्लीमेंट ही क्यों किया गया? क्यों एक बोतल के बदले दूसरी बोतल, आप एक दूध की थैली के बदले दूसरी दूध की थैली दे देते ना, एक आटे की बोरी के साथ में दूसरी आटे की बोरी दे देते ना। शराब देने की क्या जरूरत है? शराब को मतलब आप क्या चाह रहे हो कि लोग बाग और ज्यादा शराबी बने दिल्ली में और ज्यादा शराब पिए, जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू अर्न द मनी फ्रॉम दैट स्कैम? ये चीज़ है। हाँ जी सर। जी देखिए, अभी देश के अंदर दो ही बात चल रही है। हम बात करना चाहते हैं एज ए लॉयर, एज ए क्लाइंट के हित की बात करते हैं कोर्ट में। इसी तरह देश और राज्य के अंदर अभी रोजगार की बात होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा की बात होनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य की गारंटी की बात होनी चाहिए। देश और राज्य के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था दिन प्रतिदिन चौपट होती जा रही है, शिक्षा को बाजार की बिकाऊ वस्तु बना के छोड़ दिया है, स्वास्थ्य इतनी महंगी हो गई है, स्वास्थ्य की गारंटी होनी चाहिए। आज स्वास्थ्य के प्रति लोग बीमार पड़ते हैं और जाते हैं हॉस्पिटल में, बेड नहीं मिलता है, आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सुदृढ़ होनी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये तीन चीज जो है मुद्दा होनी चाहिए अभी देश के अंदर। और ये है भी, रोजगार की गारंटी की बात कोई नेता या कोई भी जो है लीडर आके नहीं करते हैं कि हम जो है रोजगार देंगे युवाओं को।
या युवाओं के लिए हम ये जो है अच्छा शिक्षण संस्थान में फ्री एजुकेशन देंगे। एक छोटी सी एजुकेशन जो कि आज भी देश के अंदर जेएनयू के नाम आप लोग भी जानते हैं, जिसे आज बदनाम किया जा रहा है, वो एकमात्र है जहाँ पे बीपीएल और एपीएल गरीबी रेखा बिलो पावर से जो नीचे के स्टूडेंट हैं उनको कम जो है खर्च में शिक्षा मिल रही है, उसको भी बंद करने के जो है नाम पे साजिश रची जा रही है। और साजिश किया नहीं सर, कौन बंद कर रहा है? नहीं मैं ये कर नहीं हम कह रहे हैं, नहीं हमें बोलने दीजिए ना, आपकी मौका आएगी। देशद्रोह नहीं, इस देश में देशद्रोही कोई नहीं है, ये झूठ का प्रचार किया जा रहा है, ये बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है और ये नाकाम होनी। उन्होंने तो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने 2 करोड़ को छटनी किया, क्या क्या देश में ये हिंदूवादी। आज जो है धर्म के नाम पे राजनीति हुई और 30 मर्डर हो गया, इसका जिम्मेदार कौन? योगी या मोदी? कौन है? जवाब दे वहाँ की सरकार। धर्म की राजनीति की बात वो तो सारे ही करते हैं। नहीं करती है। कौन करते हैं? बता दो, लेफ्ट के कोई भी धर्म की राजनीति करते हैं? बता दीजिए आप। राहुल ने बताया हिंदू हिंसा के, अरविंद की बात कर रहे हैं, लेफ्ट की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम जो है शिक्षा की। कौन कौन आ गया लेफ्ट में? तो वही हो गए ना। कौन? नहीं लेफ्ट अलग है भाई साहब, कम्युनिस्ट की बात कर रहा हूँ। आज वो रोजगार की, हम रोजगार की बात करना चाहते हैं, हम जो है शिक्षा की बात करते हैं, हम जो है जो गरीबों के लिए स्वास्थ्य की गारंटी हो, देश के अंदर स्वास्थ्य की गारंटी हो, रोजगार की गारंटी हो, शिक्षा की गारंटी हो। आज जो है आप देख लीजिए, यही लॉ की डिग्री मैंने अपनी पूरी पढ़ाई जो है 50,000 में किया है। आज लॉ के बच्चे मेरे यहाँ ही इंटर्नशिप करने आते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं तो 20 लाख में लॉ की डिग्री लिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ, शिक्षा को बाजार की बिकाऊ वस्तु बना के छोड़ दिया गया, वो बाजार की बिकाऊ वस्तु नहीं। बनाया किसने? नहीं, जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसने पॉलिसी बनाई है। सबका हाथ होता है, आप आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। नहीं, हम बात कर रहे हैं, चाहे जो भी सरकार आई, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, हम कहते हैं कि शिक्षा के सवाल पे आपकी क्या मैनिफेस्टो है, रोजगार के सवाल पे आप क्या कहना चाहते हैं, स्वास्थ्य के सवाल पे आपका क्या एजेंडा है। लेकिन कहने की बात है। और उन्होंने कहा, मोदी जी ने जब सत्ता में आने से पहले कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ को छटनी कर रहा है, हर चीज में छटनी हो रही है सर। उसके बाद रोजगार नहीं मिला, नहीं रोजगार कहाँ मिला? आप देख लें, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब शुरू किया वो। हाँ, नहीं, ये जो किया है, जो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब चीजें नहीं, वो अलग चीज है, उससे हम नहीं, जो उससे रोजगार नहीं आएगा, अब तालो नहीं लड़ा नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी उन्होंने कहा तो ये पकौड़ा तलने के लिए हम पढ़ाई की है, पकौड़ा तलने के लिए हम पकौड़ा नहीं तलेंगे ना। हमारी जो एजुकेशन है, हम जो एजुकेशन लेके आए हैं, हमारी एजुकेशन है वकालत पेशा में, तो हम वकील बन के अच्छे क्लाइंट को फैसिलिटी दें, ना कि हम जाके पकौड़ा तलें। पकौड़ा तलने के लिए हम नहीं आए हैं। ये मुझे मजे लेने होते हैं ना, तो मैं भड़काता और भड़काता। आप बोल ही इस तरह, वकील साहब बोले जब आप सवाल जवाब कर रहे हो उन्हीं से, वो बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दो। एक जगह में इनको खड़ा करता, एक जगह में इनको खड़ा करता, फिर मैं भी मजे लेता, फिर ये सारे मजे लेते। वो ऐसा वकील भाई हैं, आपस में इस तरह के मत करो जो हर कोई यहाँ एक समझदार नहीं है कि ना लड़े आपस में। नहीं समझदार, तो मेरे को वो इतने समझदार नहीं है। समझदार हैं, लेकिन आप जिस तरह से काउंटर ब्लास्ट कर रहे हो उनको आप मत करो, वो अपने आप बोल रहे हैं, आप मत करो काउंटर ब्लास्ट। भाई मेरा काम ही सवाल पूछना है भाई साहब, क्वेश्चन पूछना। हाँ जी, 1 मिनट। असल में कम्युनिस्टों की तो आदत है, बारिश रसिया में होती है तो छाता यहाँ तानते हैं। और चाइना ने जिस समय 1962 के अंदर युद्ध किया, उस समय भारतीय मजदूरों को क्या नाम है, भारत के पूंजीवाद से मुक्त कराने के लिए ऐसे नारे इन लोगों ने लगाए। लाल सलाम वाले हैं ये लोग। इन लोगों की स्थिति है, यदि आप मेट्रो में जा रहे हो, मेट्रो में अनाउंसमेंट हुई कि अगला दरवाजा सरिता विहार का है और दरवाजा बाईं तरफ खुलेगा, यदि कम्युनिस्ट दाईं तरफ खड़ा हुआ है, वो कहता हम तो दाईं तरफ खड़े हुए हैं, ये दरवाजा बाईं तरफ कैसे खुल गया? और ये देखिए द्वारका में यदि 9 सेक्टर 12 सेक्टर से पहले आ गया या 12 सेक्टर के बाद 9 सेक्टर आया, तो इन्होंने तो कमी उसमें यही देखनी है कि 9 तो पहले आना चाहिए ना, 12 बाद में कैसे आ गया? 9 पहले आना चाहिए, 12 के बाद कैसे आ गया? इन लोगों की स्थिति यही है। इनकी
राष्ट्रीयता जीरो है, शून्य है। इन लोगों को इस देश से कोई लेना देना नहीं है। पर जहां पर जो लाल सलाम वाले जहां पैदा हुए थे वहीं नष्ट हो गए। आपने बात कह दी, अब बात घुमाएंगे नहीं, दिल्ली चुनाव पर बात थी, वहीं रखते हैं। चलिए बात घुमाएंगे नहीं, दिल्ली चुनाव पर ही बात थी, वहीं जहां तक बात जेएनयू की बात कर रहे थे, ये जेएनयू की बात कर रहे थे, वहां पर देशद्रोही लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे ईसा अल्लाह के नारे लगते हैं। ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए सालों को। इतना गुस्सा मत होइए। इन्होंने लाल सलाम पे बोला, हम लाल सलाम ही है, ठीक ना। आप लोग डिबेट में शुरू करना, डिबेट में बोलने दीजिए। मोदी बात उसका नहीं है, ये अच्छी बात है। मोदी बोले, हम तो कहते हैं भगवान भगवान बोले। ज्यादा भगवान बोलेंगे ना तो स्वर्ग का रास्ता इनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी और कोई रास्ता इनको चाहिए। एक मिनट रुक जाना विक्रम, रुक जाना। खत्म करेंगे एक मिनट। इन्होंने कहा कि लाल सलाम को जहां से आया था वहीं भेज देना चाहिए। हम भाई साहब को जिन्होंने ये वर्ड का इस्तेमाल किया उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि लाल सलाम जो है इस देश से ही आया और इस देश की ही विचारधारा है और यहीं के लोग, यहाँ के मिट्टी में। अगर आज लाल सलाम नहीं होता तो शायद आज इनके मुख से ये वाणी नहीं निकलती, क्योंकि लाल सलाम में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक है। जाना यहाँ से, फालतू वाला बात नहीं करते, जाना वहाँ से, फालतू वाली बातें नहीं, ठीक ना, समझे कि नहीं। ये सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज जालियांवाला बाग लोग याद करते हैं। जालियांवाला बाग चूंकि जनरल डायर ने वामपंथ को, यानी जो इस देश के अंदर, जो इस देश के समर्थक थे, जो इस देश के सबसे बड़े सपूत थे, उनके चलते जो है उनको चुप कराने के लिए ये जालियांवाला बाग हुआ था। ये आरएसएस वाले जो है उस समय अंग्रेजों की दलाली करते थे और आरएसएस वाले दलाली करते करते जो है ये मर जाएंगे। अभी मोदी भक्ति में ये, चलिए ये था दिल्ली। प्रयागराज अभी भूल गया। ठीक है अब खत्म करते हैं। नहीं डिबेट हो जाएगी, अब खत्म करते हैं सब गुस्से में। और वो लाश जो है छुपा करके रखी हुई है। ठीक है ना। देश विरोधी शक्तियों की आवाज है कि सैकड़ों लोग मर गए। आप लोग डिबेट, लोगों को आंखों से देखना चाहिए कि वहाँ पे सैकड़ों लोगों के मरने के बाद भी करोड़ों लोग आ रहे हैं। उन आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। देश विरोधी शक्तियां हैं ये लोग, जो देश को बदनाम करने की साजिश रचते हैं।